एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। ठीक है, जो हम लोग का सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाला है। जितने भी 5 अंक के प्रश्न रहेंगे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, और भी आपका वीडियो आने वाला है इसके बाद। 5 अंक के जो 5 अंक के जितने भी आपका प्रश्न है, ठीक है, तो और भी वीडियो बहुत सारा आने वाला है। तो हर एक वीडियो में आपका 5, 6 या 4 प्रश्न का डिस्कस किया जाएगा। और जो भी प्रश्न आपका रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा और अच्छी तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर मॉडल सेट नहीं किए हैं तो मॉडल सेट का तैयारी कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मॉडल सेट खोजने में, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख लें, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो पृष्ठभूमि जान लेते हैं। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को आज़ादी की घोषणा पूर्ण स्वराज की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि नमक मार्च। ठीक है, नमक मार्च से दांडी 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा अवैध नमक बनाने के साथ निष्कर्ष निकाला गया। 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखिए, जो नमक के कर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया था, वो कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य था, उसको जान लेते हैं। यहाँ पे उद्देश्य आपका पूछा जा रहा है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, नमक पर कर लगा देने के कारण। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरोध। ठीक है, तो देखिए क्या किया था, अंग्रेज ने बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए थे नमक पर। तो इनके विरोध में गांधी जी ने सविनय यानी दांडी यात्रा चलाया था। सविनय कानून को भंग करना था। गांधी जी ने सविनय कानून था उसको भंग करने के लिए जो साबरमती आश्रम है, ठीक है, उससे 240 किलोमीटर दूरी तय करके दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा किए। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, और इसको नोट डाउन कर ले। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस सब में से आने वाला है। ठीक है, दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दरअसल, ठीक है, जो अंग्रेजी शासन है उसके अनुसार भारतीय को यानी भारत को नमक बनाने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिए था। जो अंग्रेज है, ठीक है, क्या किए थे कि इसमें कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। देखिए, नमक क्या होता है कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपका खाना का स्वाद बढ़ाता है नमक, इसीलिए वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस कर है, ठीक है, तो इस कर का को हटाने के लिए, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है शायद। इस कर को हटाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त होता है, ये क्वेश्चन का आंसर। और आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसको डीपली जो आपको अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए स्पेशल जो गांधी जी वाला चैप्टर है इसको मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या पूछा रहा है कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, जो भारत का विभाजन हुआ है तो उनके जो विभिन्न कारण है उनको उल्लेख करने के लिए बोला जा रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि इस टाइम भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए अत्यंत दुखद घटना वाली बात है। ये जो विभाजन है ये अत्यंत दुख देने वाली बात है। ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, क्या किए कि बहुत पहले से हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद दोनों में क्या हो गया कि धार्मिक धार्मिक मतभेदों को लेकर टक्कर हो गया। ठीक है, दोनों में टक्कर हो गए, इसीलिए देश का विभाजन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अ, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिए। और ये जो अंग्रेज करते थे, क्या करते थे कि फूट डालो और राज करो की नीति चलाते थे। और ये क्या किए कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट डाल दिए। ठीक है,
जो फूट डालने का काम कौन किया? अंग्रेज किए, और हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो गई और देश का विभाजन हो गया। इससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, बहुत जानें भी गई थी। जब देश का विभाजन हुआ था, कई लाख लोगों की, बेगुनाहों की जान गई थी देश के विभाजन के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे आंसर इसका क्या है। जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के बाधाएं उत्पन्न करने लगे। देखिए अंग्रेज़ों ने फूट डाला था, तो क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ कि मनमुटाव उत्पन्न होने लगा, और वे एक दूसरे के बाधाएं उत्पन्न करने वो क्या किए वो लोग, एक दूसरे के बाधाएं मतलब एक दूसरे के अड़े आ गए, ठीक है। विभाजन किसी देश की भूमि का नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले समस्त नागरिकों का भावनाओं का भी होता था, ठीक है। वहाँ ज़मीन का कोई बँटवारा नहीं था, वहाँ जो युद्ध चल रहा था, किसका चल रहा था? विभाजन का चल रहा था कि हमको अलग देश चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जो धर्म है उसके साथ क्या हो रहा था? बँटवारा हो रहा था कि हमको मुस्लिम धर्म नहीं मानना है, हम इस देश में नहीं रहेंगे, और हिंदू हमको इस धर्म में नहीं रहना है, ठीक है। तो इसीलिए मुस्लिम ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने जो दूसरा देश है अपना देश की मांग कर दिया, ठीक है। जो अपना पाकिस्तान है उसकी मांग कर दिया कि हमको मुस्लिम का एक अलग देश चाहिए। चलिए आगे जो आंसर है उसको देख लेते हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पे ख़त्म होता है और आंसर इसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो भारतीय ग्रामीण समाज है हमारा, ठीक है, तो उस पे जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद यानी ब्रिटेन, यानी जो उसका अंग्रेज लोग को ही उपनिवेशवाद बोला जाता है। तो इसका जो क्या कल्चर है, उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय समाज पे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि भारत पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का काफ़ी गहरा असर पड़ा। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपका जो आंसर दिया जा रहा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया जा रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। एक बार से अगर 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट देख लिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? भारत पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का काफ़ी गहरा असर पड़ा। अब देख लेते हैं किस-किस चीज़ पर असर अधिक पड़ा है। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है, ठीक है। देखिए हम लोग का जो कल्चर है, बोली भाषा वगैरह जितने भी हैं, वो देखिए आधुनिक जो औपनिवेशिक काल का देन है, वो सब सब औपनिवेशिक काल का देन है, ठीक है। तो आगे आपको जो पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, जो आपका पॉइंट है क्या है कि संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है। देखिए जो आपका संसदीय में विधि जो लगाया जाता है, विधि विधि जो होता है, ठीक है, एवं शिक्षा व्यवस्था जितने भी आपको स्कूल में देखते हैं कि आपको कौन सा शिक्षा पढ़ाया जाता है। आगे जो आपका इंग्लिश था वो सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। आपको संस्कृत और भी कई भाषाओं का ज्ञान आपको पहले दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि शिक्षा में बहुत सारे चेंजिंग हो गए हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। देखिए संस्कृत का तो नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है संस्कृत का। आजकल तो उतना संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, आगे उर्दू पढ़ाया जाता था, संस्कृत पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या होता था कि अब सभी को इंग्लिश मीडियम में भर्ती होना है और इंग्लिश सीखना है। इसीलिए जो उनके कल्चरल है, इनके उपनिवेशवाद के, वो आजकल हम लोग का जीवन में बहुत ही खतरा असर पड़ा है, ठीक है, हमारे जीवन में। देखिए सड़कों पर बाएं चलना, आप हमेशा देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा कि आप हमेशा सड़क पे जो चलते हैं तो अपने बाएं, जो अपने बाएं हाथ की ओर, ठीक है, तो बाएं हाथ की ओर चलते हैं हमेशा। ये भी अंग्रेज के ही देन है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और पॉइंट सारे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है। ब्रेड आमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीज़ें इस्तेमाल करना, ठीक है। और इतने जो आप खाने की चीज़ें अच्छे से स्वाद से खाते हो, ये भी कहीं न कहीं अंग्रेज का ही देन है, ठीक है, याद रखिएगा। पोशाक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, देखिए अब जो हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और पोशाक जो पहनते हैं, वो भी अंग्रेज का ही देन है। चलिए जो और मेन पॉइंट है, ये भी आपका जो अच्छा पॉइंट है, किसानों का शोषण, ठीक है। जो अंग्रेज थे तब इस किसानों का शोषण किस प्रकार होता था, देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार के कृषि नीति में परिवर्तन करके अत्यधिक धन प्राप्ति थी, ठीक है। जो ब्रिटिश है क्या किए, हमारे देश में जितने भी नीति परिवर्तन थे कृषि के, ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड जितने भी नीति थे उसमें बदलाव कर दिए। बदलाव करने से क्या कि वो अपना फ़ायदे की ओर देख रहे थे, और जितने भी आगे के जो पुराने ज़माने के भी कृषि थे उसमें सभी में बदलाव ले आए, ठीक है। इसके लिए भू राजस्व यानी कर भी बहुत ज़्यादा
लेने लगे। अविवेक ढंग से बढ़ाया गया, मतलब अविवेक ढंग से यानी क्या किए कि वो ज़मीन पे बदलाव तो ला दिए, जितने भी कृषि है उसमें बदलाव लाए, फिर क्या किए कि उसमें अधिक मात्रा में टैक्स भी बढ़ा दिए। क्रूरता के साथ भू राजस्व की वसूली की गई। क्या क्या जो मार पीट कर किसानों के साथ अन्याय कर कर, ठीक है, जो अंग्रेज है वो अन्याय कर कर जो किसान है उससे टैक्स वसूलते थे। अगला पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण पुराने शहरों का अस्तित्व जो था, जो पुराने शहर थे, ठीक है, उनका जो अस्तित्व है वो कमजोर होता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया। उनके स्थान पर नए औपनिवेशिक शहरों का विकास हुआ, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है, ये सही बात है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जो भारत के पारंपरिक ढांचा था, ठीक है, उसको पूरा तरह से तहस नहस करके रख दिया। देखिए, पहले का भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब क्या कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारे देश के जो आर्थिक ढांचा था, ठीक है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, यानी खत्म करके तबाह करके रख दिया है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है यहीं पे खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, जो प्रमुख कारण है उसको यहाँ पे बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, आपके 5 मार्क्स में ये सब जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो 1857 के जो असफलता है उसके प्रमुख कारण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। क्या हुआ कि वहाँ पे जो चलाए जा रहे थे 1857 की क्रांति, ठीक है, उसमें क्या नेतृत्व जो थे उसका अभाव था वहाँ पे। ठीक है, नेतृत्व करने वाले का अभाव था। विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण योग्य नेतृत्व का अभाव है। ठीक है, विद्रोही नेता एकजुट एवं संगठित होकर विद्रोही का नेतृत्व नहीं कर सके। क्या हुआ कि जितने भी विद्रोही नेता थे, ठीक है, एकजुट होकर संगठित यानी एक एक जगह होकर जो विद्रोही कर रहे थे वो विद्रोह नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि बैरकपुर में कोई और वहाँ पे जो विद्रोह कर रहे थे, दिल्ली के जैसे कि बहादुर शाह जफर हैं वो अपने जगह से कर रहे थे। इसलिए उस टाइम तो संचार का जो माध्यम था वो उतनी अच्छा नहीं था ना कि जो एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाया जाए। तो इसीलिए क्या करते थे उस टाइम, बिगुल बजाकर और तोप 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 डालकर जो युद्ध होते थे तो उसका ऐलान करते थे। ठीक है, उसके माध्यम से पता चलता था कि अब जो अंग्रेज के साथ विद्रोह होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्या हुआ कि विद्रोह का सही नेतृत्व नहीं हो सका, इसीलिए असफल रहा था 1857 की क्रांति। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विद्रोह प्रमुख नेता अपनी इच्छा अनुसार एवं अपने अपने राज्यों की रक्षा करने में व्यक्त रहे। ठीक है, जो विद्रोह जो चल रहा था तो प्रमुख नेता जो नेता थे, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार एवं अपने अपने राज्यों की रक्षा करने में व्यक्त थे। वो अपने अपने जो अपने क्या बोलते हैं कि जो अपना राज बचाने में वो अपना वो अपने राज बचाने में राजपाट बचाने में व्यस्त थे। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या हुआ कि जो राजा लोग थे वो अपना राजपाट बचाने के लिए व्यस्त थे, तो विद्रोह उतनी अच्छी से जो उतनी अच्छी ढंग से नहीं फैल पाया, इसीलिए असफल रहने का कारण ये भी एक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, विद्रोह का सीमांत जगह पर होना। ठीक है, इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, विद्रोह के स्थानीय एवं समिति स्वरूप ने भी इसकी असफलता में योगदान दिया। क्या हुआ कि स्थानीय समिति स्वरूप ने भी इसका असफलता में योगदान दिया। याद रखिएगा, यह विद्रोह उत्तरी एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया। ठीक है, देखिए जो ये विद्रोह चला था 1857 की क्रांति, यह कुछ ही क्षेत्रों तक फैल पाया, अधिक क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया, इसीलिए इसका जो असफलता है उसका कारण ये भी एक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस क्रांति का असर दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार आदि के स्थानों में ही अधिक दिखा। देश के एक बहुत बड़े भाग बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा एवं दक्षिण भारत में यह क्रांति नहीं फैल पाई। तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ रहे हैं, आप लोग खुद ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि कुछ ही क्षेत्रों में तक ये जो विद्रोह है फैला और कुछ क्षेत्रों तक नहीं फैला, इसीलिए इसका जो असफल है ये जो 1857 की क्रांति ये असफल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
अंग्रेजों ने संगठित क्षेत्र होने के कारण इस विद्रोह को कुचल दिया। देखिए जो अंग्रेज है वो क्या कि बाहर से सेना मंगवा लिए थे और अधिक, ठीक है, बाहर से सेना मंगवा लिए थे और अंग्रेज के पास नए नए उपकरण थे यानी हथियार थे, बहुत जो बंदूक थी, तोप थे, अंग्रेज के पास नए नए बहुत सारे हथियार थे और जो विद्रोह थे उनके पास उतने कुछ जो लड़ने के लिए सामान नहीं थे, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट में आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए देख लेते हैं। भारतीय राजा और सीमांत की गद्दारी। वो जितने भी कोई कोई राजा क्या थे कि जो गद्दारी कर रहे थे, जो हमारे देश के नेता लोग के साथ गद्दारी कर रहे थे, जो भारतवासी के साथ ही गद्दारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राजा और जो सामान थे, ठीक है, सामान थे, वो क्या कर रहे थे? गद्दारी कर रहे थे हमारे देश के साथ। 1857 के विद्रोह में कई भारतीय राजाओं और सीमांतों ने अंग्रेजों के साथ दिया, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? अंग्रेज के साथ दे रहे थे। यह ये जो सामान थे, ठीक है, ये सामंत कंपनी के प्रति अधिकार वफादार थे। क्या करते थे कि अंग्रेज इसे अपने जाल में फंसा लेते थे और कुछ लालच देके या जो राजा है और सामंत है इसकी अपनी ओर खींच लेते थे। मजबूत संगठन का अभाव। क्या हुआ कि मजबूत संगठन नहीं हो पाया, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिना निश्चित किए हुए योजना शुरू करना। देखिए क्या हुआ था कि बिना निश्चित किए हुए, बिना कुछ किए हुए, निश्चित मतलब बिना बैठे हुए, बिना संगठन में एकत्रित हुए हुए क्या क्या कर रहे थे कि योजना बना रहे थे। तो इसीलिए इसका जो मजबूत मजबूत संगठन नहीं हो पाया था, ठीक है। आपका जो आखिरी पॉइंट है ये आपका लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। आपका जो आखिरी पॉइंट है, सबके उद्देश्य अलग अलग होना, ठीक है। जब सबका जो उद्देश्य था वो भी अलग अलग होना, ये भी एक कारण है। क्रांतिकारियों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जो देखिए क्या कर रहे थे, सैन्य क्या करते थे, चर्बी वाले जो कारतूस है उनके लिए अपना लड़ाई कर रहे थे। राजा क्या कर रहे थे, अपने राजगद्दी पाने के लिए, जो अंग्रेज उनसे छीन लिए थे राजगद्दी, तो राजा अपने राजगद्दी पाने के लिए लड़ रहे थे। देखिए सब अपना अपना मकसद के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इसका जो निश्चित था, एक एक उद्देश्य नहीं था, इसीलिए ये असफल रहा था। विद्रोह में भाग लेने वाले लोग अलग अलग वर्ग से थे, जो अपने स्वार्थ को पूर्ति हेतु इसमें शामिल हुए थे। ये क्या करते कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अगर इसको भारत से अंग्रेज को भगाना था तब तो ये सफल रहता, ये आंदोलन सफल रहता, तभी हम लोग आज़ाद हो जाते। लेकिन सबका अलग अलग मकसद होने के कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज है उनको नहीं भगा पाए और अंग्रेज क्या किए, जो भारत है उन पे अधिक आक्रमण करने के बाद युद्ध युद्ध छेड़ दिए और बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी भी दिया गया, ठीक है। इस विद्रोह के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी मिला। मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों को पहले फांसी पे लटकाया गया, उसके बाद उनके साथ बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी पे लटकाया गया। तो जो 1857 की क्रांति है इसलिए असफल रहा था। इतने जितने भी पॉइंट है आप लोग कॉपी में उतार ले, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है नज़दीक आ चुका है, तो सभी जितने भी सिलेक्टेड 5 मार्क्स के प्रश्न हैं मैं लगभग लगभग आपका 2 या 4 दिन में सभी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।